नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मालदीव ने ले लिया है बहुत बड़ा पंगा भारत के साथ। अब भाई, जाहिर सी बात है कि जिस नफरत के बुनियाद पर मौजू साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन किए, इंडिया आउट किया, इंडिया वालों को नफरत भरी नजरों से दिखाया, अपने ही कार्यकर्ताओं को, तो जब उन्हीं लोगों में से 3 लोग उठ के मिनिस्टर बनते हैं तो आप उनकी सोच तो बदल नहीं सकते। अब तीनों ने वही किया जो उनको लगा कि गली मोहल्ले का काम चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। वही किया कि उन्होंने फलाने को जवाब दे दिया। मोदी जी ने फोटो पोस्ट की लक्षद्वीप की तो जवाब दे दिया कि ऐसा है तो ऐसा है, तो क्लाउन कर रहा है, कोई कह रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे तो इंटरनेशनल रिलेशन चलते नहीं हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस की मार ऐसी पड़ती है कि आप बाप बाप करने लगोगे। तो मालदीव भी अभी फिलहाल तो उसका भी बाप बाप करने का टाइम आ गया है। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ रोहित शर्मा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सब इनको जानते होंगे। तो रोहित, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि ये मालदीव के सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको क्या मतलब कुछ सूंघ वूंघ लिया था क्या? देखो, एक चीज कि आप लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली में पाए जाते हैं, वो मालदीव्स तक होते हैं। ये बात याद रखना आप। अच्छा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला था कि आप मालदीव्स मत जाइए? क्या नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला था कि मालदीव की बुकिंग कैंसिल करा दो? वो अपने कंट्री के लक्षद्वीप को अगर पोर्ट्रे कर रहे हैं तो मालदीव्स के एंटी मालदीव्स कहां से हो गया? तो 3 मिनिस्टर्स को आके स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ी थी? यही किया ना केजरीवाल वाला काम। आपको बोला किसने था? अच्छा, दूसरी चीज, चलिए आप कर गए, चलिए मैं मानता हूं, ठीक है। उड़ता हुआ तीर उसके ले लिया। उल्टा उल्टा तीर ले लिया। अच्छा, एक चीज और कि चलो आप आज आज उनके प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ माफी मांगता हूं। अरे भाई, फोल्डेड हैंड्स के साथ माफी तो मांगते हो, आपके कंट्री के तीनों मिनिस्टर सैक हो जाना चाहिए थे अब तक। आपने एक खबर कहीं से उड़ाई कि हमने सस्पेंड कर दिया। यार, सस्पेंड सरकारी मुलाजिम होता है, मिनिस्टर होता है? आपके एक मिनिस्टर जो जिसका सस्पेंशन में नाम आ रहा था, उसने अपने ट्विटर पर डिनाई कर दिया, बिल्कुल झूठी खबर है, कोई सस्पेंड नहीं हुआ है। मिनिस्टर्स कब से सस्पेंड होने लगे? ये झूठी खबर भी मॉलडीव की तरफ से ही उड़ाई गई, ठीक है। अब तीसरी चीज कि इस पूरे गेम में है क्या गेम? चाइना करता क्या है? चाइना करता यह है कि चाइना जो कंट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स को, एमपीज को खरीदता है स्ट्रेट पेमेंट पे। हमने पहले ये ऐसा काम ऑस्ट्रेलिया में देखा है। ऑस्ट्रेलिया के एक मिनिस्टर थे, वो ऑस्ट्रेलिया के एक एमपी थे जिन्होंने चाइना के ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के, जिनका नाम था सैम दस्तयारी, 2017 में इन्होंने जा करके पार्लियामेंट में बोला बीजिंग के फेवर में। उनको पार्लियामेंट से उस समय बाहर निकलना पड़ा। लोगों ने इतना, दूसरे एमपीज ने इतना उनको अगेंस्ट बोला, इतना उनको बोला कि तुम चाइना के फेवर कर रहे हो, कंट्री कैसा है आपको पता है। वो चले गए। बाद में पता चला कि पेमेंट्स आई थी चाइना से, और एक एक क्लैश हुआ ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में। ये उसके बाद टैरिफ का वॉर, और ये वॉर 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 कई वॉर हैं इसमें। तब से ऑस्ट्रेलिया इंडिया के फेवर में ज्यादा दिखता है। ये जो कंट्री है ना मालदीव्स, इस कंट्री अभी हाल में मतलब मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं तकरीबन ईयर है 2011। 2011 मतलब चल रहा है 2024, मींस 13 साल आप ले लीजिए 12-13 साल पहले। ये 2011 में इसको एक स्टेटस जो था इसका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, वो स्टेटस छीन लिया गया। अच्छा, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के स्टेटस में आता है उसको इंटरनेशनल एड मिलती है, या मैं बोलूं तो आउटराइट ग्रांट्स मिलती हैं। अब एड और आउटराइट ग्रांट्स में क्या फर्क होता है? एड जो होती है वो 1% इंटरेस्ट या 2% इंटरेस्ट पे, 2% बहुत कम होता है, 1% या 0.5% या कई बार विदाउट इंटरेस्ट पे होती है। आप एड ले लो, वापस कर देना जब आपके पास हो। आउटराइट ग्रांट्स क्या होता है कि आपको हमने $200 मिलियन, $100 बिलियन दे दी, बाद में देने की जरूरत नहीं है, ये आप रख लो। तो आउटराइट ग्रांट्स भी आती हैं और एड भी आती है, और एड के साथ साथ आपको लोन भी मिलते हैं। लोन थोड़ा हायर होता है, नो डाउट अबाउट इट। ये आपको जो मिल रही है, ये बहुत सस्ती, और बहुत जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का स्टेटस इसके पास होता है वो बहुत सस्ते में मिल जाती है, और आपका कंट्री उसी पे चलता है। ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का जो स्टेटस इनसे छीना गया, उसके बाद से इनके पास ग्रांट्स आनी बंद हो गई, और ये इसने एक
क्राइसिस में डाल दिया मालदीव्स को। मालदीव्स ने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस तो थे ही पहले, तो 1988 से या उससे पहले भी इंडिया के ऑपरेशन कैक्टस 88 का, उससे पहले भी और तब भी हमारे अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन जैसे ही वो स्टिंग ऑफ पर्ल्स बनना शुरू हुआ चाइना का, मतलब उसकी जो कॉन्सेप्ट आया सामने, तो उनकी नजर आई मालदीव्स पे। अगर आप मालदीव्स को देखें तो मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका और उसके थोड़ा सा आगे मालदीव्स, ये वो शिपिंग रूट्स हैं जहां से सारा ट्रेड जाता है, करीब 70% ट्रेड जाता है यहाँ से। और इस ट्रेड से, इस रूट से, अगर ये ब्लॉक चोक पॉइंट तो नहीं है, इसे सेमी चोक पॉइंट जरूर बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट चाइना और एक बड़ा इंपैक्ट इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के सारी शिपिंग रूट्स वाया बॉम्बे नहीं जाते, वाया मुंबई या ईस्टर्न को, जैसे बोलते हैं कि मलाबार कोस्ट के थ्रू नहीं जाते, बहुत सारा कोरोमंडल कोस्ट से भी जाता है। और कोरोमंडल कोस्ट से जो बिहार में, झारखंड में जो कुछ बन रहा है, वो उस साइड के पोर्ट्स की ओर चला जाता है और वहां से आ जाता है। तो ये मालदीव्स इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है, और चाइना इसको पहले दिन से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। अब बात करते हैं, ये चाइना ने बीआरआई इनिशिएट किया अपना, और 2014 में मालदीव्स बीआरआई में आने की कोशिश की उसने। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2017 में, ये यामीन उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 2017 में एफटीए की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश की गई। पार्लियामेंट में से इसे हेस्टीली पास करवाया गया। उस समय पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बहुत कम थे, लेकिन फिर भी पास कराया। लेकिन उस समय के प्रेसिडेंट उसको पास नहीं करा पाए। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी एक झोल है। एक इकोनॉमी 17 ट्रिलियन की है, एक इकोनॉमी 5 बिलियन की है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काहे का, किस बात का? आप सीधे सीधे बोल दो कि ठीक है, आपसे हम इतना सामान लेंगे, खत्म। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कितना, 5 बिलियन इकोनॉमी कितना दे देगी? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए किया जा रहा था कि मालदीव्स प्रेशर में आ जाए, पूरे कब्जे में आ जाए चाइना के। और चाइना ने पॉलिटिशियंस को कुछ पैसा वैसा दिया था। लेकिन उसके बाद 2018 में जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन हुआ ही इस प्लान पे था कि हम इंडिया से अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। उस समय प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलो बने, और उन्होंने ये बोला था इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी निकाली थी, और इसी प्लान पे वो जीते थे। अब जो इलेक्शन है, इसमें चाइना के मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और चाइना ने सीधे सीधे खरीदा हुआ इस प्रेसिडेंट को। या मैं ये, अगर ये स्टेटमेंट मेरा, जैसे बोलते हैं कि लोगों को बुरा लगे, तो चाइना ने सीधे सीधे इसको फंडिंग की, इन प्रेसिडेंट की, इस पार्टी की, उन मिनिस्टर्स की। और फंडिंग के बाद हर मालदीव्स का पिछले कुछ प्रेसिडेंट से, हर प्रेसिडेंट पहला ट्रिप इंडिया लगाता था, क्योंकि इंडिया से सबसे अच्छे रिलेशंस, इंडिया सब कुछ जाता है। इंडिया ने जब सुनामी आई थी, इंडिया खुद विक्टिम था, इंडिया में बहुत सारे लोग मरे थे, लेकिन हमने मालदीव्स की हेल्प की थी। और मालदीव्स को इस हद तक हेल्प की थी कि मालदीव्स को जितनी रसद पहुंचानी थी, जो पहुंचाना था, हमने पहुंचाया था। उससे पहले भी ऑपरेशन 2014 में, 2014 का शायद, इनके अपने पानी तो है नहीं मालदीव्स के पास, कोई नदी ही नहीं है, कोरल आइलैंड्स हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बहुत कम है। वो क्या करते हैं, समुद्र का पानी को डिसैलिनेट करते हैं, और उसके बाद उस पानी को यूज करते हैं। तो उनका डिसैलिनेशन प्लांट में आग लग गई थी, तो इंडिया ने ऑपरेशन नीर किया था उनके लिए। 2 शिप भेजे थे पानी के साथ, और साथ में हमारे यहां से एयरफोर्स के जो मालवाहक जहाज हैं, वो वहां पर लैंड किए थे, तब इनके पास पानी आया था। ये सोचने वाली बात। अब मालदीव्स में 4,20,000 हो सकता है, 4,25,000 की पॉपुलेशन हो, ज्यादा पॉपुलेशन तो नहीं है, टोटली टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। इंडिया से 2 लाख के आसपास जा रहे हैं, थोड़े कम रशिया से जा रहे हैं। चाइना कोविड के टाइम पे बिल्कुल खत्म हो चुका था, उससे पहले चाइना से सबसे ज्यादा जा रहे थे लोग। अच्छा, आपने आपने रोहित, आपने कोविड का जिक्र किया, तो मुझे याद है कि भारत की वैक्सीन ही सबसे पहले मालदीव पहुंची थी। तो इतनी जल्दी ये लोग एहसान फरामोश हो जाएंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी एहसान फरामोशी दिखा देंगे? देखिए, एहसान फरामोश ये पब्लिक का नहीं है, इनका प्लान तो जरूर था कि हम इंडिया को बाहर निकालेंगे, लेकिन उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट थे, चाइना ने मोटा पैसा लगाया था।
पब्लिक नहीं, 5 साल पहले तो जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे चूज की थी। तो 5 साल में कोई रेडिकल चेंज नहीं है। एक एंटी इनकम्बेंसी पिछली गवर्नमेंट की और साथ में वेस्टेड इंटरेस्ट जिन्होंने इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की। यहाँ पे इंडिया का मैं मानूंगा कि इंडिया कहीं पे लैग कर गया, प्रोजेक्ट नहीं कर पाया कि इंडिया मालदीव्स की कितनी सपोर्ट कर रहा है। और ये जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है अपने आका को इतना प्लीज करने में लगे हैं कि जो इनकी ट्रीटी थी सी मैपिंग की, वो जून में इस साल 2024 में खत्म होने वाली थी, उसको 6 महीने पहले खत्म करने का क्या मतलब बनता था? यही ना कि अपने आका को प्लीज करना है। एंड सबसे पहली विजिट इंडिया की होने की जगह उन्होंने तुर्की की। और अब वो इस समय एज वी आर टॉकिंग ही इज इन चाइना। तो ये दर्शाता है कि नए प्रेसिडेंट का कहां किस ओर रुझान है। दूसरी चीज, श्रीलंका में हमने जो काम देखा, राजपक्षे ब्रदर्स सीधे सीधे चाइना की गोद में बैठे थे और क्या इन्वेस्टमेंट्स हुए वहां पे। एक एयरपोर्ट बना जिसमें आज तक एक फ्लाइट लैंड की, सिर्फ एक, पिछले 10 साल में। वो क्यों? इसलिए क्योंकि चाइना को बनाना था, चाइना को कर्जे में डालना था। चाइना ने बोला ये लो और आपको इतने लाख डॉलर, ठीक है। नेता भी मान गए कि ठीक है यार, पैसा आ रहा है, भाड़ में जाए, कंट्री डूब रहा है। यही यहां होने जा रहा है। चाइना जो है, चाइना ने अच्छी तरह से अपने इनरोड्स बना लिए हैं। ये इंडिया के लिए तो खतरा है ही, ये अमेरिका के लिए भी खतरा है। और अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन ने भी बात की है अभी करीब 3-4 दिन पहले। सारी अगर लबोलब आप देखें तो ये एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है मालदीव्स। और इस तरीके का फ्लैश पॉइंट के जहां पर हम फ्यूचर में देखेंगे कि मालदीव्स बड़े गंदे कर्जे में आएगा चाइना के, और फिर वही होगा कि प्रेसिडेंट्स हाउस में लोग अंदर घुसे हुए हैं। ये जिस तरीके का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद से अभी आप देख सकते हो कि श्रीलंका क्या कर रहा है। श्रीलंका ने चाइना के शिप आने से मना कर दिया, यही हुआ। और मालदीव्स आज से नहीं, 90 ऑपरेशन कैक्टस 1988 उस टाइम से वल्नरेबल है। उस टाइम भी इन्होंने कोशिश की थी कि सत्ता, उसमें एलटीटी के लोग शामिल थे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि 2012 में भी विद्रोह किया गया था। प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट थे वहां के मालदीव्स के, उनको हमारे इंडिया के हाई कमीशन, क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, इंडिया के हाई कमीशन में जाके शरण लेनी पड़ी थी। क्या सिचुएशन थी। और इन्होंने ये जो मोजू है, मोइजू, इस भाई ने तो पूरी कोशिश ये की थी कि हम इंडिया को बाहर निकाल देंगे, बस इसी पे आए और कोई प्लान नहीं। 70% यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी जो है के इश्यूज हैं, या नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग जो है, वो इंडिया देता है मालदीव्स को। 4 एक्सरसाइज है हमारी इनके साथ। और 4 एक्सरसाइज में एक का नाम दोस्ती है, एक का नाम एकता है, ऑपरेशन शील्ड है, और एक्यूरिन, कुछ ऐसा नाम है। मतलब इनके अपने लैंग्वेज का है, तो मैं बहुत ज्यादा ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, माफ कीजिएगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि इंडिया इस मालदीव्स को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट जो अंदर घुसे हैं उन्होंने प्रॉब्लम की है। और ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं, इससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे यामीन, जो इंडिया फेवरिंग थे, इससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे, उससे पहले वाले यामीन थे जो कि इंडिया फेवरिंग थे। उनके टाइम पे मालदीव्स का जो कर्ज था, जीडीपी का 1/5 ऑफ द कर्ज, टोटल जीडीपी का 1/5 जो था, कर्जा जो था, वो चाइना से आता था। चाइना ने अब तक ये किया था, क्रूशियल इकोनॉमी को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ये तो पिछली वाली जो प्रेसिडेंशियल दौर था, वो इंडिया के फेवर में इसीलिए इलेक्शन जीते थे क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि चाइना कितनी प्रॉब्लम करता है और चाइना कितना हावी हो जाता है। लोगों ने वोट किया था चाइना के खिलाफ, लेकिन फिर से पिछली आई है, अब नई गवर्नमेंट आ गई है। अब क्या होगा? यही होगा कि चाइनीज जो है वो मालदीव्स की इकोनॉमी पे कब्जा करके बैठ जाएंगे, कर्जे में डाल देंगे। साथ में जो श्रीलंका में हुआ उसका रिपीटेशन में देख सकता है। लेकिन रोहित, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, देखिए ये एक पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इशू तो है ही, क्या इसमें कहीं पे रेडिकलाइजेशन भी है? क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां के मिनिस्टर्स ने किया, उसमें उनको भारत से नफरत, खासकर हिंदुत्व से नफरत, वो झलक रही थी। उनकी लैंग्वेज में जो मैसेज था ना, वो लैंग्वेज में झलक रहा था। तो क्या इसको जो कहें कि रेडिकलाइज एलिमेंट्स को भी नकारा नहीं जा सकता इसमें? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, रेडिकलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हमें दिखी है, लेकिन हमें एक चीज और सोचनी पड़ेगी
कि कितने लोग मालदीव्स में काम कर रहे हैं और वो भी कहाँ के। अगर आप देखें तो 29,000 इंडियंस जॉब करते हैं वहां पे मालदीव्स में, ठीक है। और अगर इंडियंस से ज्यादा कोई लोग हैं तो वो बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेशी वो हैं जो कि वहाँ के आज अब बांग्लादेश में आप देख सकते हो कि किस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एंटी हिंदुज्म और एंटी हिंदुत्व जो चल रहा है बांग्लादेश में, सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से बांग्लादेश, और बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो रहा है ये मोल्डीज। एक चीज, दूसरी चीज, पाकिस्तान से के भी लोग वहां काम कर रहे हैं। टर्की पहला विजिट ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो चाइना और ये इस्लामिक हार्डलाइनिज्म या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का इन्फ्लुएंस है, नो डाउट अबाउट इट। वरना उनको विजिट करने के लिए श्रीलंका भी था। श्रीलंका ना होता तो भाई यूएई विजिट हो सकता था, यूएई से भी जाते हैं लोग। पड़ोस में सऊदी अरेबिया है, वहां विजिट हो सकता था। लेकिन टर्की, टर्की कहने के लिए बहुत बड़ा होगा। टर्की की इकोनॉमी कहाँ है सबको पता है, एफएटीएफ की लिस्ट में बैठा है, ठीक है। तो टर्की कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी पावर भी नहीं है, या टर्की से कुछ खरीदना चाह रहा है। क्यों टर्की का विजिट? इसीलिए ना, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि टर्की चाइना और पाकिस्तान एक्सेस में घुसता है। जो एंटी हिंदुत्व गेम है, ये ट्वीट जो इन्होंने किया है, इसे बोलते हैं कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, वो दिखेगा। आज नहीं दिखेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा। आप कर लीजिए। आप एक ऐसे दौर में बैठे हैं जहां यूएई, जहां पर शारजाह, हमारी क्रिकेट टीम 1980s में जाया करती थी, और यहीं पे हमारे प्लेयर्स के साथ बदतमीजी होती थी, गणपति बप्पा चौर्या और क्या क्या लगती थी हमारे। उधर हिंदू टेंपल बन रहा है। तो अगर ऐसे दौर में आप अगर इस हिंदुत्व के खिलाफ बोलना चाहते हो, या आप अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हो कि हम मुसलमान हैं, तो कर लीजिए, हम भी देख लेते हैं क्या करते हो आप। तो ठीक है, फाइन। ये यही काम पहले श्रीलंका में हो चुका है। जो एलटीटी वॉर थी, वो थी क्या? वो हिंदुत्व और बुद्धिज्म को भिड़ाने की कोशिश की गई थी आपस में, किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट से हो, लेकिन वो खत्म हो गई ना, समझ में आ गया ना। आज वही रामायण सर्किट को वो ढूंढ रहा है ना, तो आप नहीं कर पाओगे, हिम्मत इतनी है नहीं। तो यही बांग्लादेश है जो कि मुस्लिम कंट्री बन गया था अभी कुछ टाइम पहले, फिर से दोबारा सेक्युलर बन गया ना, तो ठीक है, फाइन। और एक चाइना को और शिकस्त अभी हाल में जो मिली है वो ये है कि शेख हसीना फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई, क्योंकि वहां पे भी चाइना घुसने की कोशिश कर रहा था। तो एक दो जगह में हम, एक इतनी बड़ी दुनिया है, ऐसा नहीं है कि हमारे डिप्लोमेट्स तनख्वाह लेते हैं, दूसरे कंट्रीज के, चाइना के डिप्लोमेट्स भी तनख्वाह लेते हैं, तो कहीं वो शिकस्त भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें दे सकते हैं, हम कहीं वो विक्ट्री ले सकते हैं। लेकिन सतत प्रयास है हमारा, और हम लगे रहेंगे इस मोल्डीव्स को। ये पहले भी गया था उस साइड, चाइना की साइड, तो इसको औकात दिखा दी गई थी, औकात दिखाई जाएगी। वी आर वर्किंग ऑन इट, डोंट वरी अबाउट इट। और ये एक चीज और, अभी हाल में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जिस पे किसी की नजर नहीं गई, जो होथी रेबल्स जो अटैक कर रहे हैं शिप्स को, उससे निपटने के लिए अमेरिका ने एक अलायंस बनाया, अमेरिका ने बनाया, जिसके साथ हम क्वाड में हैं, I2U2 में। उस अलायंस में उसने इंडिया को बोला कि हम इससे, इधर होथी रेबल्स से भी बचेंगे, और ये जो पायरेट्स हैं इनसे भी बचेंगे, आप हमारे अलायंस को ज्वाइन करो। इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम बोलते रहे हैं फ्रॉम द स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का टू द गल्फ ऑफ एडन, ये पूरा हमारा एरिया है, और हम इसमें किसी के साथ अलायंस से नहीं, हम सिंगल हैंडेडली काम करेंगे, और हमने करके दिखाया है। आईएनएस चेन्नई गया था और आईएनएस चेन्नई ने शिप को छुड़वाया है। तो अगर हम उधर से, गल्फ ऑफ एडन से और स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का तक हम अपना मानते हैं, तो आ, उसी के बीच में ये मोल्डीव्स पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक एक सवाल और मैं पूछ लेता हूं चलते चलते। जो बाइकॉट मालदीव्स शुरू हुआ है, दो हिस्से हैं इस सवाल के। पहला, एक तो जो बाइकॉट मालदीव शुरू हुआ है, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं मालदीव्स के ऊपर। और दूसरा, जो हमारे स्टार्स हैं, वो चाहे क्रिकेटिंग स्टार्स हों, अमिताभ बच्चन हो, बॉलीवुड के बाकी लोग हों, इन्होंने जो एक सपोर्ट दिया कि भाई हमारे देश के अंदर भी लक्षद्वीप है और बाकी कई ऐसे बीचेस हैं जो बड़े शानदार हैं, ये कितना बड़ा इंपैक्ट भारत के टूरिज्म पे पड़ेगा, और उधर जो बाइकॉट चल रहा है वो मालदीव के टूरिज्म पर क्या पड़ेगा? इन दोनों सवालों के जवाब चाहिए मुझे। देखिए, लक्षद्वीप
हम लोगों ने अब तक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, उसके कुछ रीजंस भी थे क्यों। एक तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड नहीं है। उधर हम लोग लैंडिंग करा नहीं सकते बड़े बड़े प्लेन्स की है वो, और बहुत छोटे आइलैंड्स थे, बहुत छोटी एयर स्ट्रिप थी ये वो। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, दूसरा एंगल से लीजिए, हम क्या नहीं कर सकते। हम वहां पर एक एयरपोर्ट बना सकते हैं, जिस एयरपोर्ट से हम लोग मतलब हजारों पैसेंजर्स उतारते हैं। आफ्टर ऑल हम एक एयरपोर्ट चला ही रहे हैं ना अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो एक चीज ये, दूसरी चीज अंडमान निकोबार भी मालदीव से अच्छा है। ठीक है, हम लोगों ने मालदीव दिखाया, अंडमान नहीं दिखाया, वो क्योंकि वो वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है। ठीक है, फाइन, ठीक है। अब दूसरी चीज, लक्षद्वीप को इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फायदा होने जा रहा है। जितनी हमने बुकिंग्स कैंसिलेशन अभी तक देखी है हजारों में, ये ना जाए लक्षद्वीप यार, ये अंडमान जाएं, ये कहीं और जाएं, लेकिन ये जाएंगी तो फायदा इंडिया को ही है। पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर पहले भी बोलते रहे कि आप लोग फॉरेन में वेडिंग के लिए जाते हो, उससे अच्छा आप इंडिया में करो, इंडिया में ज्यादा अच्छी प्लेसेस हैं, इंडिया में ज्यादा अच्छी जगह है। तो बस वही एक मेक इन इंडिया या मेक फॉर इंडिया या वर्क फॉर इंडिया या टूरिज्म इन इंडिया, यही एक बड़ा गेम है अब। तो लक्षद्वीप इज गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मॉलडीव्स के लिए कितना बड़ा झटका है। 5 बिलियन की इकोनॉमी है, $5 बिलियन की। मॉलडीव्स की टोटली टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अगर चाइना ऑल आउट सपोर्ट में आ जाता है तो वो संभाल तो पाएगा, नो डाउट अबाउट इट, वो सपोर्ट कर देगा, क्योंकि $5 बिलियन चाइना दे सकता है। लेकिन चाइना की खुद की डूबती हुई इकोनॉमी, इस समय चाइना में अपना रियल एस्टेट टूटा पड़ा है। चाइना की अपने प्रेसिडेंट को मानना पड़ा कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है, न्यू ईयर स्पीच में प्रेसिडेंट ने माना। साथ में चाइना की इकोनॉमी वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे वो बता रहे हैं। 17 ट्रिलियन तो नहीं है, ये लिखवा के रख लीजिए, क्योंकि फैब्रिकेटेड फिगर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 8 ट्रिलियन के आसपास है, कुछ लोग बोलते हैं 12 ट्रिलियन के आसपास है। मेरे पास कोई एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं, लेकिन एक टॉटरिंग इकोनॉमी कितना मालदीव्स को सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि चाइना ने अपने पैर बहुत फैला लिए हैं। एक तरफ एक कंगाल पाकिस्तान भी दिख रहा है जो कि कई बिलियन मांग रहा है, साथ में और दूसरे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज भी चाइना के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे पैसा दो। तो सिर्फ मालदीव्स को पालना बहुत मुश्किल होगा। और इंडिया ऐसा कंट्री नहीं है आपको डेट ट्रैप में डालता हो। इंडिया ने एक्चुअल में डेवलपमेंट किया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, अफगानिस्तान, जहां पे हमने उनके लिए डैम बनाया, जहां पे हमने उनके लिए लाइब्रेरी बनाई, हमने उनके लिए बिल्डिंग बनाई, हमने ₹1 नहीं मांगा। और इस समय करंट तालिबान गवर्नमेंट है, वो भले ही उसको पाकिस्तान ने बैठाया हो, वहां पे ISI चीफ जाके गवर्नमेंट बनवा के आया हो, लेकिन वही तालिबान गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया आप आइए, आपने जो पुराने प्रोजेक्ट्स उसे कंप्लीट कीजिए और नए प्रोजेक्ट्स बनाइए, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया एक्चुअल में लोगों का फायदा करता है। यहां तक कि ब्राजील हमने भेजा था उसके पास वैक्सीन, तो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने हनुमान जी की फोटो ट्वीट की थी। तो ये इंडिया के कभी भी ऐसे मन में विचार नहीं होते कि हम किसी कंट्री की इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगे। चाइना हमेशा इन्हीं विचारों से काम करता है, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज चाइना के स्ट्रैप से बाहर आ चुके हैं। बांग्लादेश आ चुका है, श्रीलंका बाहर आ गया है, म्यांमार अब उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, अफ्रीका के कई कंट्रीज डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे में मालदीव्स उसके ट्रैप में घुसना चाहता है, घुस जाए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं और मुबारकबाद। हम 3 साल बाद 4 साल बाद आपसे बात कर लेंगे कि आपके प्रेसिडेंट्स हाउस में कितने लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रोहित आपने। और मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल साउथ वाला जो एक लुकआउट पॉलिसी हमारी चली है और जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, उसमें किसी ने कहा था, पता नहीं किस देश के वो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि देखिए, जब इंडिया ग्रो करता है तो उसके साथ वाली भी ग्रो करते हैं। इंडिया कभी नहीं करता कि सिर्फ मैं करूंगा। जब वो ग्रो करना शुरू करता है तो दूसरों को भी कहता है कि आपको भी टूल देता है वो कि आप भी ग्रो करो। तो ये फर्क है बाकियों में और भारत में। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।